नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम इसका अगला पार्ट करेंगे दूसरे लेसन का वैक्सीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीका। शिशु व बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो पढ़ें बच्चों। जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी समझ रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करवाया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। अर्थात कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की कोशिकाएं जो होती है वो उसी के अनुसार लड़ने के जो प्रतिरक्षी है, जो हमारे शरीर के सैनिक है, उनको उत्पन्न करती है और उसके जो रोग कारक होता है उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका या जो वैक्सीन है, वैक्सीन भी इसी तरह कार्य करता है। हैजा, क्षय रोग जिसे हम टीबी बोलते हैं, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन या टीके के द्वारा रोका जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। तो इसको ध्यान रखना बच्चों कि प्रश्न आता है चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। और कब की? तो 1798 में। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन प्लस पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है कि जो ड्रॉप दिया जाता है वो भी एक प्रकार क्या है, वैक्सीन है, टीका है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया। इसके फलस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। अर्थात क्या हो गया, अधिकांश भागों से चेचक का रोग जो है उन्मूलन होता खत्म हो गया, जड़ से ही खत्म हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य व अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु या नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इसी प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। क्योंकि मृदा जो होती है, मिट्टी, उसमें नाइट्रोजन का क्या होता है, संवर्धन होता है। नाइट्रेट के रूप में अधिक मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उपलब्ध करा देते हैं और इसी नाइट्रोजन के कारण उसकी उर्वरता जो होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इन्हें सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो बच्चों ये इसके चित्र दिए गए हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवालों के। तो इस तरह के ये मिट्टी में पाए जाते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, तो इसे पढ़ें बच्चों। पर्यावरण का शुद्धिकरण अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बूझों एवं दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां, फल, सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके
निपटाने के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहली वे बुजुर्ग जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। क्रियाकलाप 2.5 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए व बी चिन्हांकित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए और बी में पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने इत्यादि जो गमला बी है उसमें भर दीजिए। उन्हें एक और रखिए और 3-4 सप्ताह बाद उसका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, खिलौनों के टुकड़े में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद यह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों व जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक व दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करके हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क होता है, शरीर का संपर्क। जिस तरह से अब ये कोरोना चल रहा है कि संक्रमण किस प्रकार से हो रहा है, इसका संपर्क से। तो कायिक संपर्क होता है कि काया हमारे शरीर के संपर्क से कुछ रोग फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक या वायरस, जिसे विषाणु कहते हैं, भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? हम छींकते समय अपने मुख या नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यह है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। रोग वाहक होते हैं कि रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम। जैसे कोई रोग कारक है वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कि किस प्रकार जाता है, किसके अकॉर्डिंग जाता है, तो उसको बोलते हैं रोग वाहक। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े व जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। किसका है? मलेरिया परजीवी का। मादा एडिस मच्छर डेंगू
के वायरस का वाहक है। डेंगू किसके द्वारा होता है? मादा एडिज मच्छर के द्वारा। और मलेरिया किसके द्वारा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर का ये चित्र दिखाया गया है। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका हुआ नहीं होने देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। तो ये सारणी है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, जैसे क्षय रोग है, किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। संचरण है वायु। खसरा वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, वायु के संपर्क से फैलता है। पोलियो वायरस के द्वारा होता है, वायु व जल के संपर्क में फैलता है। बचाव के क्या उपाय हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। हैजा जीवाणु जनित रोग है, जल व भोजन से फैलता है। टाइफाइड भी जीवाणु रोग है जो कि जल द्वारा फैलता है। इसके बचाव के उपाय क्या हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन में उबला पेयजल, टीकाकरण। हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा फैलता है, जल इसका वाहक है। उबले हुए पेयजल का उपयोग करें, टीकाकरण का प्रयोग करें। और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, किसके द्वारा? प्रोटोजोआ। मच्छर इसका वाहक है, कौन सा मच्छर है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मच्छरदानियों का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करें। टीकाकरण का छिड़काव है। मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न होने दें। तो मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उसके फैलने व रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाई गई है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का टॉपिक है जीवाणु में रोग कारक, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु की जो जंतु है, इसके रोग कारक जीवाणु कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।